आज हमारे बीच समाज की एक ऐसी बेटी से साक्षात्कार होने जा रहे हैं जो न कि हमारे समाज का बल्कि अन्य समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे आज हमारे बीच में है श्रीमती कविता पटेल, जो वर्तमान में अभनपुर के नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। आइए हम जानना चाहेंगे मैम से कि सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा मैम। थैंक यू सर। मेरा नाम कविता पटेल है। वर्तमान में मैं नायब तहसीलदार के पद पर अभनपुर तहसील जिला रायपुर में पदस्थ हूँ। जी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा रायपुर में ही हुई है। जी। मेरा ग्रेजुएशन बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद मैंने एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में किया। इसके पहले मैं छात्रावास अधीक्षक तथा पटवारी के पद में पूर्व में पदस्थ रह चुकी हूँ। जी। पढ़ाई के दिनों में आपको किन किन तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आप उन कठिनाइयों को किस तरह से आप फेस की? क्योंकि ये जो हमारी पढ़ाई होती है, खासकर कंपटीशन का, वो एकेडमिक की पढ़ाई से काफ़ी अलग होती है। क्योंकि एकेडमिक की पढ़ाई में आपके पास एक सिलेबस होता है, उसे आप इजीली कवर कर सकते हो। पर जो कंपटीशन एकेडमी का जो पढ़ाई रहता है, उसका सिलेबस अगर अथाह बोला जाए तो वो कम नहीं होगा। क्योंकि ना तो उसमें ये फिक्स है कि कहाँ से क्वेश्चन आने हैं या कितने आने हैं, वो फिक्स नहीं है। तो सबसे पहले इसमें आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि कैसे आप तैयारी करें और कैसे आप उस लक्ष्य को पूर्ण करें। जैसे सपोज आप चुनौतियों का पूछ रहे हो, चुनौतियां तो बहुत रही है। क्योंकि मैं पहले से ही एक जॉब में थी, प्लस शादी, एक छोटा बच्चा, उन सबको मैनेज करने में थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। परंतु अगर आपके पास एक ऐसा परिवार हो जो आपको सहयोग प्रदान करे, तो आप छोटी छोटी चुनौतियों का बहुत ही आसानी से सामना कर सकते हैं। जी जी मैम, जैसा कि आपने बताया पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, ऐसे पोस्ट पर भी रही हैं और काफ़ी घर गृहस्थी से भी आप जुड़ी हुई हैं, तो उसके बाद भी आप किस तरह से पीएससी का एग्ज़ाम को निकाली, इस पर कुछ बताइएगा ना। जी सर, जैसे कि मैंने जब शुरुआत की थी, ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। जी जी, क्योंकि जब मैंने पढ़ाई शुरुआत की थी उसी टाइम मेरी शादी हो गई थी। तो शादी के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप इस तरह के एग्ज़ाम को फेस करें और क्रैक करें। पर अगर आपके पास परिवार का सहयोग हो, अगर आपके हस्बैंड हो जो आपकी पढ़ाई को समझे, आपके सपने को समझे, अगर वो आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद करे, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा, आप सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर सकते हो, पर बच्चा आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। बच्चे को आपको समय देना है, तो आपकी फैमिली ऐसी होनी चाहिए कि आपको सपोर्ट करे। तो मेरी दोनों फैमिली, चाहे वो मायका पक्ष हो या ससुराल पक्ष हो, वो दोनों ने हमेशा मुझे पूर्ण सहयोग प्रदान किया, जिसके कारण मैं अपनी जॉब को भी अच्छे से सेटिस्फाई कर रही थी और साथ में अपनी पढ़ाई भी और अपने गृहस्थ जीवन को भी मैं सही से, इस तरह से मैंने अपने जीवन को बैलेंस किया। जी, मतलब दोनों फैमिली को आप श्रेय देना चाहती है? दोनों फैमिली का श्रेय, क्योंकि दोनों फैमिली के बगैर, और प्लस और भी ऐसे लोग होते हैं। क्योंकि आप जब आपकी तैयारी चलती है, बहुत से ऐसे लोगों भी होते हैं फैमिली के बाहर भी, जो आपको मोटिवेट कर सके, जिसमें आपके कुछ सहयोगी भी हो सकते हैं। तो इन लोगों का होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जी मैम। विद्यार्थियों को किस तरह से इन कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारियां करनी चाहिए? सबसे पहले उनको लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और लक्ष्य ऐसा नहीं, आपको दो तरीके का लक्ष्य, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, या दीर्घकालिक लक्ष्य और एक अल्पकालिक। दीर्घकालिक आपको जो बनना है, और अल्पकालिक मतलब आप एक एक दिन का गोल सेट कीजिए कि आपको वो पूरा दिन क्या करना है। सपोज अगर मान लो मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, ये मेरा लक्ष्य है, अगर ये दीर्घकालिक लक्ष्य है, तो उसका अल्पकालिक लक्ष्य ये हो सकता है कि मुझे एक दिन में कितना सिलेबस या कितना पढ़ाई करना है उस गोल को अचीव करने में। तो कोई भी विद्यार्थी जो है इन दो लक्ष्यों को, क्योंकि हम एक एक लक्ष्य पूरा करते जाएंगे एक एक दिन में, तब हमारा वो दीर्घकालिक लक्ष्य आज नहीं तो कल पूरा होगा ही होगा। जी। आप भावी पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी? भावी पीढ़ी, क्योंकि किसी भी समाज का आधार जो युवा है, एक समाज का, फिर राष्ट्र का जो निर्माण एक युवा पीढ़ी ही करते। तो मैं सारे युवाओं को यही मेरा अनुरोध भी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ, जो आपकी एनर्जी है वो पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं, ना कि नेगेटिव चीज़ों में। आप अपना समय इन सोशल मीडिया में बर्बाद ना, अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है, पॉजिटिव वे में यूज़ करें। आप सोशल वर्क कर सकते हैं, या जो भी चीज़ें जो आपके समाज में आप
एक पॉजिटिव विचार ला सके, आपको ऐसा कार्य करना चाहिए, ना कि आपको एक नेगेटिव विचार जो है समाज में आपके कारण आ सके। तो ऐसा हर एक युवा पीढ़ी को आज के समय में कोशिश करना चाहिए कि उनके कारण समाज में जो भी नेगेटिविटी है वो उसमें सुधार हो सके। जैसे कि आप अभी वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर हैं, तो क्या आप भविष्य में और आगे की तैयारी कर रही हैं? जी सर, मैं अभी भी इस साल भी मैं सोच रही हूँ मैं पीएससी का एग्ज़ाम दूँ और जो डिप्टी कलेक्टर बनने का जो मेरा लक्ष्य है वो मैं पूरा करूँ। आप जैसे हमारे समाज में और प्रशासनिक अधिकारी जी, हैं, है ना, जो बहुत कम समाज के प्रति उन लोगों का लगाव रहता है, तो उसका आप जैसे लोगों का समाज के प्रति और क्या योगदान रहना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, वो बताइए। सर, एज अ प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी शासकीय अगर कोई नौकरी करता है, उनका पहला लक्ष्य तो समाज को ही सेवा देना होता है। चाहे अगर मैं एक शासकीय सेवक हूँ, सपोज नायब तहसीलदार हूँ या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है, उनका पहला कार्य है हम जनता के लिए हैं। तो हमें जितना भी ज़्यादा सर्विस हो सके वो हमें जनता के लिए ही देना चाहिए। उनके जो कार्य हैं, जो हमारे पास वो जो डेली परेशानी लेके आते हैं, उनको जितना मिनिमम तरीके से हो सके उनको सॉल्व करें। उसके अलावा हम सेमिनार वगैरह अरेंज कर सकते हैं। साथ में जैसे अगर मैं सक्षम हूँ और भी जो प्रशासनिक अधिकारी जो सक्षम हैं, उनको जैसे भी, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो या सामाजिक सहयोग, जिस प्रकार का भी सहयोग हमसे बनता है वो करना चाहिए। और मैं आगे ज़रूर अपने समाज के लिए मैं आगे ज़रूर करना चाहूँगी, चाहे वो कोई सेमिनार में हो या बच्चों को फ्री में पढ़ाना हो या कैरियर गाइडेंस में हो, उसके लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगी। कविता मैडम, जैसे अभी आपने अपने साक्षात्कार में कहा है कि ये जो हमने मुकाम हासिल की है वो शादी के बाद ही की है, और जनरली क्या है हमारे समाज में जो लड़कियां हैं शादी हो जाती हैं और शादी होने के बाद फिर अपना जो एजुकेशन को वही समाप्त समझ लेती है कि अब हम शादी तो हो गया है, तो हम आगे क्या पढ़ना और आगे क्या करेंगे। तो आप चूँकि इस मुकाम में शादी के बाद ही पहुँचे हैं, तो हमारे समाज के बहू बेटियों और लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो शादी जिनका हो जाता है, तो क्या उनको आगे बढ़ने के लिए उनको क्या करना चाहिए, ये इस पर अपना विचार। बहुत बढ़िया सवाल दिया सर, जैसे कि ये सिर्फ हमारे समाज में नहीं, पूरे देश में ये चीज़ है कि जहाँ किसी भी लड़की की शादी होती है, या तो उनको अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ता है या जो अपने सपने छोड़ने पड़ते हैं। क्योंकि जो हमारा समाज है, हमको बचपन से यही सिखाया जाता है, माता पिता भी यही सिखाते हैं कि जो ऐसे ससुराल में बोला जाएगा आपको वैसा पालन करना है, सभी को खुश करना है। सबसे पहले मैं सभी माता पिता, सास ससुर सभी से अनुरोध करूँगी कि चाहे आपकी बेटी हो, बहू हो, आप उनके सपनों को समझें, उनको क्या करना है वो समझे। क्योंकि अगर वो कुछ करना चाहती है, वो आपके लिए करना चाहती है, अपने परिवार के लिए करना चाहती है, अपने समाज के लिए करना चाहती है। तो अगर कोई बेटी है तो माता पिता से अनुरोध करूँगी कि आप उन्हें पढ़ाई लिखाई या जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहती है उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करें। या अगर सास ससुर हैं, उन्हें भी ये चाहिए कि अगर उनकी बहू आगे पढ़ाई करना चाहती है या उसका जो भी सपना है उसमें वो सहयोग करें। और ये तो मेरे लिए बहुत ही मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला, चाहे वो मायके पक्ष से हो या ससुराल पक्ष से हो, दोनों ने ही हमेशा मेरा सहयोग किया। पर जिन बेटियों को या जिन बहुओं को ये सहयोग नहीं मिलता है, मैं उन्हें एक और चीज़, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने 3 अटेम्प्ट दिया पहले, और अपने जो भी दायित्व है उसका मैंने अब पूरी तरीके से अपने तरीके से निर्वहन किया। क्योंकि जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था उस समय मैं 8 माह से प्रेग्नेंट थी, तो उस समय मैंने अपना ये अटेम्प्ट भी दिया और उस टाइम में भी मैंने इंटरव्यू दिया। उसके बाद जब दूसरा अटेम्प्ट दिया तब मेरा बेटा 1 साल का था। तो एक बच्चे को संभालना, पढ़ाई करना और पेपर देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं उस समय ये सोचती कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं बच्चे पे ध्यान दूँ, पढ़ाई को छोड़ूँ, तो वहीं पे मेरी पढ़ाई छूट जाती है। तो आपकी परिस्थिति चाहे जैसी भी रहे, अगर आप अपनी परिस्थिति से लड़ना सीख जाते हैं या अपने परिस्थिति के साथ परिस्थिति जो जैसी भी है अगर आप उसके साथ मैनेज करना सीख जाते हैं, तो आपका कोई भी लक्ष्य जो है छोटा नहीं है, आप हर एक लक्ष्य को पा सकते हैं। और इसी तरह मैंने भी अपने लक्ष्य को हासिल किया। विशेषकर बेटियों को जो है क्या करना चाहिए, घर परिवार संभालते हुए उसको कैसे तैयारी करना चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा फोकस देंगे सर। विशेष बेटियों के लिए स्पेशल। सर, अगर आप सारी चीज़ों को सोचोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं भी अगर सोचूं कि मैं
घर पे भी पूरा 100% दूँ प्लस पढ़ाई करूँ, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये घर वालों के लिए भी होना चाहिए। अगर उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो वो सहयोग करें कि कुछ काम वो भी करें, कुछ काम बच्चे भी करें। और अगर आप ऐसे बोलोगे कि एक मतलब आप तैयारी के साथ साथ अपना पूरा कर्तव्य, तो ये किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं घर वालों से ही अनुरोध करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को एक ऐसा इन्वॉल्वमेंट दें जिससे वो अपना पढ़ाई के साथ साथ जो भी अपने दायित्व है वो पूर्ण कर सकें। बहुत अच्छा विचार मैम, बहुत अच्छा लगा आज आपसे इंटरव्यू ले करके, और हमारे समाज को भी इससे फ़ायदा होगा ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे भी डिप्टी कलेक्टर के पद को प्राप्त करें और हमारा समाज का और देश का गौरव बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, आप सभी को।